हेलो छात्रों, यदि आप कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो टेंस की दो बातें हैं जरूरी। ये आज के सेक्शन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सिर्फ दो बातें हैं जरूरी। पहला है स्ट्रक्चर्स और दूसरा है यूजेस। अब क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर होता है कि ये टेंस में सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है, कहाँ पर सब्जेक्ट होता है, कहाँ वर्ब का और मेन फॉर्म होता है। ये तमाम बातों को दिमाग में बैठाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पॉट द एरर सेक्शन में। तो इसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, फिर इसका यूजेस आते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ स्ट्रक्चर मायने रखता है, जहाँ वर्ब फॉर्म इधर-उधर होता है, उस तरह में सिर्फ 4-5 किस्म के सेंटेंस आते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। अब रह गया बात समझाने का। तो समझाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस कोई है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा? तो वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, दूसरा फॉर्म। जैसे 3 फॉर्म होता है ना, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट आएगा यहाँ पर सेकंड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहा तो लगेगा और नहीं तो उसके बाद फुल स्टॉप। इन केस अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव जिसमें ना हो, वो नहीं जा गया, ठीक है, तो ना आएगा, नहीं आएगा सेंटेंस में, तो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने से क्या होगा पैटर्न? देखिए, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट भी वैसे ही रहेगा। ये वर्ब टू जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्या? नॉट तो लगना ही है, डिड प्लस वी जीरो में। अब देखिए, डिड भी क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म इंडिकेट कर देगा कि पास्ट इन डेफिनिट टेंस है। नॉट तो लगना ही है, तो डिड नॉट लगेगा और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। अच्छा, डिड नॉट को मिला करके आप डिडंट भी लिख सकते हो, इसी का क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इस दोनों चीजों को दिमाग में बैठा करके रखना है। बाय प्रैक्टिस ये हो जाएगा। और जैसा मैं कहता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पूरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप उसको सॉल्व करो और इस तरह से ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। मस्त प्लान है। चलिए, अब दूसरा सेक्शन की बात करते हैं। क्या है ये? ये है आपका यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन होने से पैटर्न चेंज होता है। कैसे पैटर्न चेंज होता है? ये जो डिड है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये भी याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। ठीक है, DID, डिड। तो ये जो डिड है ये पहले लग जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही यस नो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले डिड लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। और यदि ये यस नो क्वेश्चन नेगेटिव हुआ तो नॉट भी लगाएंगे, और नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। उसके बाद आपका वर्ब का जीरो फॉर्म होगा, मतलब कि बेस फॉर्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा। और लास्ट में चूंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं ये चीज़ आपने बहुत कम पढ़ा होगा, या किसी भी बुक में हमने तो नहीं देखा इस तरह से लिखा हुआ है, बताया जाता है। ये रिसर्च का विषय है जो हम आपके सामने लाए हैं, और इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट के भीतर। तो इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, WH क्वेश्चन एक्चुअली 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है, इसको समझ लीजिए। टाइप 1 में जो देख रहे हैं, इसमें WH वर्ड और इसका सब्जेक्ट ये दोनों अलग-अलग होता है, ठीक है ना? और टाइप 2 में जो WH वर्ड होता है, इसी के साथ इसका सब्जेक्ट भी होता है। मतलब कि WH वर्ड और सब्जेक्ट सेम एक ही होता है, इसमें अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये हम एग्जांपल से आपको समझा देंगे। तो टाइप 1 में देखते हैं क्या है, WH वर्ड पहले होगा, उसके बाद डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव हुआ तो नॉट लगेगा, नहीं हुआ नेगेटिव तो नॉट नहीं लगेगा। और अगर नॉट लगेगा तो इस नॉट को आप डिड के साथ मिला के भी लिख सकते हो। WH वर्ड के बाद डिडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लिखाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टाइप 2 में क्या देखते हैं कि WH वर्ड जो कि सब्जेक्ट भी होगा, WH वर्ड सब्जेक्ट भी होगा, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कौन पटना गया, तो इसमें कौन क्या है, सब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है, दोनों ही है। तो WH वर्ड जब सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस का आगे पैटर्न क्या होगा? सेंटेंस का पैटर्न एकदम सिंपल आ जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म छोड़ देगा वो। पॉजिटिव सेंट अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखाएगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में लिखाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन होगा। इस चीज को समझ के रखना, इस पे बहुत सारा एरर आता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एकदम आसान है।
ठीक है? एग्ज़ाम्पल यही चीज़ इतना ही पढ़ाने के लिए लोग मतलब टेंस सिखा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इतना करते हैं। लेकिन ये टेंस का जस्ट एक स्टार्ट है, जस्ट बेसिक्स है। इसके इसी बेस पर जो है आगे का बिल्डिंग खड़ा होगा। बिल्डिंग ज़रूर देख के जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, तो अब हम जो स्ट्रक्चर बताएँ, उस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहला एग्ज़ाम्पल क्या है? वह पटना गया। आप इस सेंटेंस से पकड़ो, ये वह पटना गया क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अच्छा, ये कैसे समझेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? इसके लिए ह आपको यूजेस देखना होगा। यूजेस में बताया जाएगा कि हम कैसे समझेंगे कि ये वह पटना गया, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है और कोई टेंस नहीं है। ठीक है ना? यूजेस ज़रूर देखना। तो वह पटना गया, ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इस पैटर्न पे आएगा। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह, तो इसका हो जाएगा ही। उसके बाद क्या है? वर्ब, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? गया, गया मतलब जाना, जाना का गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो ही वेंट टू पटना। अब देखिए फुल स्टॉप। सेकंड में क्या है? वह पटना गया तो, ये क्या मतलब हुआ? वह पटना गया तो। अब देखिए ये इस तरह या फिर किसी और पैटर्न में भी हिंदी में बोला जा सकता है। जब भी आप किसी भी बात को जोर दे करके बोलना चाहते हो, जोर दे करके एम्फैसिस डाल के बोलना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो फॉर्म वो ले लेता है। तो वह पटना गया, इसके लिए क्या लिखेंगे? ही डिड गो टू पटना। ये भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एम्फैटिक सेंटेंस भी आते हैं। तो देखिए डिड गो, अगर इसको मिला दीजिएगा तो डिड क्या है? V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और गो उसका मीनिंग दे रहा है। ठीक है ना? तो डिड गो इक्वल होता है किसका? वेंट का। लेकिन वेंट कब लिखते हैं? जब सिंपली बोलना हो, और जब जोर दे करके बोलना हो तो डिड गो बोलेंगे। अब देखते हैं थर्ड, क्या है? वह पटना नहीं गया। वह पटना नहीं गया क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट पहले होगा, डिड नॉट होगा या डिडंट होगा, फिर बेस फॉर्म। तो करते हैं वैसा। वह पटना नहीं गया, तो ही डिड नॉट, उसके बाद बेस फॉर्म हो जाएगा जाना का गो टू पटना। क्लियर? ही डिड नॉट गो टू पटना या ही डिडंट गो टू पटना। ठीक है ना? अब आ जाते हैं यस नो क्वेश्चन में। क्या वह पटना गया? क्या वह पटना गया? इसमें देखिए क्या है कि यस नो क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि पटना गया कि नहीं गया। तो यस नो क्वेश्चन होने से देखिए यस नो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? डिड, सबसे पहले डिड आएगा। तो क्या करना होगा? यहाँ पर आपको डिड लगाना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड ही गो टू पटना? डिड ही गो टू पटना? अच्छा, ये भी नेगेटिव हो सकता है। क्या वह पटना नहीं गया? अगर वैसा हुआ तो क्या करेंगे? आप नॉट लगा देंगे। अब सवाल आता है नॉट कहाँ लगाएंगे सर जी? तो नॉट आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो दे रहे हैं उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद नॉट लगेगा। और नॉट लगाने का एक एक जनरल फॉर्मूला याद रख लेना, हमेशा जो नॉट होता है ना सेकंड वर्ब के पहले लगता है। तो पहला वर्ब डिड है, दूसरा वर्ब गो है, गो के पहले यहाँ पर नॉट लग जाएगा। इन केस अगर ये नेगेटिव हुआ तो। अब आ जाते हैं 5वें नंबर में। ये क्या है? एक WH क्वेश्चन है। वह कहाँ गया? देखिए वह कहाँ गया, इसमें WH वर्ड कौन है? कहाँ। कहाँ क्या है? WH वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? वेयर, वेयर। तो वेयर तो ठीक है भैया, और देखिए सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन गया? वह गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और WH वर्ड दोनों अलग है, तो टाइप 1 हो गया। टाइप 1 के पैटर्न में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेयर, वेयर डिड ही गो। ठीक है ना? अब आ जाते हैं लास्ट वाले में। क्या है? कौन पटना गया? अब देखिए कौन पटना गया, इसमें क्या है? WH वर्ड कौन है? कौन। ठीक है, WH वर्ड क्या है? कौन। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट भी कौन है। तो सब्जेक्ट और WH वर्ड दोनों सेम हो जाएगा तो टाइप 2 हो जाएगा। और टाइप 2 होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड क्या है? हु। तो यहाँ पर हु लिख दिया। ठीक है ना? अब पटना गया, ये बात लिखना। तो पटना गया क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला फॉर्म ले लेंगे। V2 और ऑब्जेक्ट लगेगा, तो क्या हो जाएगा? हु वेंट टू पटना। कितना आसान है बोलो तो? हु वेंट टू पटना। अच्छा, यही क्वेश्चन नेगेटिव होता, कौन पटना नहीं गया, तो नेगेटिव वाला आ जाता, तो क्या हो जाता? हु डिड नॉट गो टू पटना। इतना आसान है। लेकिन इस चीज को समझ करके रखना, पैटर्न जो बताया मैंने, इस पैटर्न को, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाना। अब हम आपको बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। तो छात्रों देखते हैं इसका यूजेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं। एक जी, जो आप बचपन से लेके अब तक पढ़े होंगे, एक बार सोचे कि आपको रिमाइंड करा दे। यही शायद पढ़ा होगा
जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कि हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे, आकार, ईकार, एकार आदि लगा हो तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। और मास्टर जी इतना पढ़ा, इतना भी शायद क्लियर नहीं बताते हैं। अगर इतना बता दिए और ये वह क्रिकेट खेलता है, सीता ने पत्र लिखा, ये सब जो है भैया का है कि ता था लगा हुआ है यहाँ पर, ख में आकार लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो भाई, ऐसे टेंस नहीं सीखा जाता है। चलिए, ऐसे भी आपने सीखा है तो कुछ तो सीखा है, चलता है, कैसे भी सीखें, सीखने से मतलब है। अब बताते हैं इसका, अगर ये समझ जाते हैं ता था या आकार से कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका क्या इंग्लिश बन जाएगा? वह क्रिकेट खेलता था। तो सब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का पास्ट क्या होता है? V2 क्या होता है? प्ले, प्लेड। तो ही प्लेड क्रिकेट। हो गया भाई जी? अब समझते हैं, सीता ने पत्र लिखा। तो कौन लिखा भाई? सीता। ठीक है, सब्जेक्ट है। लिखना वर्ब हो गया और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट। तो यहाँ आपका हो जाएगा सीता रोट अ लेटर। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या ये ता था, ती थी, ते था, क्यों है, का है, ये सब करने से क्या आप टेंस सीख पाओगे? नहीं। ये चीज़ को जब तक आप खत्म नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इससे आपका एसएससी उखड़ने वाला नहीं है। सीधी-सी बात बता रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सही यूज़ समझना होगा, तभी कुछ हो सकता है, अनटिल अनलेस ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये सब हटा दो, ये सब डिलीट कर दो। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसका जो करेक्ट यूज़ है, वो समझाते हैं। देखिए, ये जो हमने 2 नंबर लिख रखा है, आप इसको 1 नंबर पकड़ो क्योंकि ये 2 नहीं, तो ये खत्म हो गया। तो ये 1 नंबर हो गया। 1 नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या है? पहला यूज़ हम समझा रहे हैं, जो कि इसका कंडीशनल यूज़ है कि जब कोई एक्शन, देखिए 2 कंडीशन होता है। एक होता है कि एक्शन आपका पास्ट में हुआ और उसका इफ़ेक्ट भी पास्ट में खत्म हुआ। ठीक है? मतलब कि कोई काम पास्ट में हुआ है और वो वहीं खत्म हो गया, उसका इम्पैक्ट अभी प्रेज़ेंट में नहीं है। ठीक है ना? और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एक्शन तो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेज़ेंट तक बना हुआ है। ये सर थोड़ा समझा दीजिए। ज़रूर समझा देंगे। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम बोलते हैं कि पिताजी बाज़ार गए थे, तो इसका क्या मतलब है? भई कब गए थे? बहुत पुराना समय में गए थे, या फिर यूँ कह लें कि पिछले सप्ताह पिताजी बाज़ार गए थे। तो बाज़ार जाने का काम जो है, वो खत्म हो गया, उसका इम्पैक्ट भी खत्म हो गया, उसका कोई असर प्रेज़ेंट में बचा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि पिताजी बाज़ार गए हैं, तो जाने का काम तो हो गया, बाज़ार जाने का काम तो हो गया, लेकिन इम्पैक्ट बाकी है, इफ़ेक्ट बाकी है, प्रभाव बाकी है। वो क्या प्रभाव है कि पिताजी घर पे नहीं हैं, वो या तो रास्ते में होंगे या बाज़ार में होंगे। तो इस तरह से अगर असर बाकी, मैंने चाय पी लिया है मतलब क्या? अभी भी मेरा मुँह में मीठा-मीठा लग रहा और चाय पीने का मन नहीं है। तो ये क्या है? पास्ट में एक्शन है और इम्पैक्ट कहाँ है? प्रेज़ेंट में है। अगर इस तरह का एक्शन होगा तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं होगा। कब होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़? जब एक्शन पास्ट में होगा और इफ़ेक्ट भी पास्ट में होगा, तब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। ठीक है? और अगर एक्शन पास्ट में है और इफ़ेक्ट प्रेज़ेंट में है, तो वहाँ पर आपका यूज़ होगा प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन वहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ नहीं होगा। अब उसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं जो मैंने बताया। देखिए, इसको जितना जल्दी हो सके समझने का कोशिश कीजिए और ये एग्ज़ाम्पल से आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा है, बहुत सारी माने एक ही बात को हमने छीलने का कोशिश किया है। ऐसा इसलिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए, राम बाज़ार गया था। अब इससे क्या पता चल रहा है? राम बाज़ार गया था मतलब राम के बाज़ार जाने का काम पास्ट में हुआ और वहीं खत्म हो गया। उसका कोई इम्पैक्ट प्रेज़ेंट में नहीं है। अगर प्रेज़ेंट में इम्पैक्ट नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा? राम वेंट टू मार्केट। ठीक है? बाज़ार भी आप लिख सकते हैं, राम वेंट टू बाज़ार। दूसरा, राम कल बाज़ार गया था। अब देखिए, ये जो कल बाज़ार गया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का मतलब यस्टरडे हो जाएगा क्योंकि पास्ट है। तो यहाँ पे इसका क्या इंग्लिश हो जाएगा? राम वेंट टू मार्केट
स्टर्डे। अब समझिएगा यहाँ से जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो क्या है? वो ये है बाबू कि राम बाजार गया था या राम कल बाजार गया था। कल लिखा रहे ना रहे, इनडायरेक्टली सोचिए, इम्प्लीमेंटली समझिए कि ये जो कल है ना, ऑलवेज पास्ट टाइम यहाँ पर एडेड रहता है। भले वो हम सेंटेंस में बोले या ना बोले, क्योंकि लैंग्वेज कहता है कि जो बात कॉन्टेक्चुअल होता है उसको हम कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगला समझ रहा कि कल गया था या परसों गया था, ठीक है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो मेन पार्ट होता है वही बोल के निकल जाते हैं। तो राम बाजार गया था और कल राम बाजार गया था, दोनों में बात एक ही है। यहाँ पर टाइम को मेंशन किया गया, ऊपर में टाइम को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन टाइम यहाँ पर भी है। कोई पास्ट टाइम है, हो सकता है कल नहीं परसों गया हो और पहले गया हो, लेकिन कोई ना कोई तो टाइम यहाँ पर भी है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, कभी टाइम रहता है, कभी टाइम नहीं रहता है। दूसरी बात क्या है, राम बाजार गया, यहाँ भी काम खत्म, ठीक है, बाजार गया मतलब काम खत्म हो गया। एक्शन पास्ट में हुआ है, इम्पैक्ट भी क्या है, इफेक्ट भी पास्ट में है, तो इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, राम वेंट टू मार्केट। लेकिन अब ट्विस्ट आएगा, क्या है, देखिए यहाँ राम बाजार गया है, ये क्या है, गया है। व्हाट, गया है का मतलब क्या हो गया, गया है का मतलब ये हो गया कि गया है वापस नहीं आया है, वो बाजार में ही होगा या फिर रास्ते में होगा। तो राम बाजार गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राम हैज गोन टू मार्केट, ये हम लिखेंगे नहीं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए एक चीज यहाँ पर जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एरर आता है एग्जाम में, स्पॉट द एरर, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में आपका स्टरडे, लास्ट डे, प्रीवियस मंथ, अ वीक एगो, अ ईयर, ईयर्स एगो, इस तरह का कोई भी पास्ट का टाइम दिया हो, तो आप याद रखना कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ऐसा किया जाता है कि कभी-कभी क्या किया जाता है, राम हैज गॉन टू मार्केट यस्टरडे, ऐसा दे देता, पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे देता है, ये एरर होगा। पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो वहां पर ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पर एक सावधानी और रखना चाहिए, वो फोर और सिंस वाला, फोर सिंस के थ्रू दिया हुआ है टाइम, तो वो जो है प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता। अब चलते हैं, समझते हैं इसका दूसरा यूज। तो छात्रों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड यूज देख लेते हैं। सेकंड यूज कहाँ यूज करते हैं, देखिए आपके जो सेंटेंसेस रहते हैं स्पॉट द एरर सेक्शन में खास तौर से, वहां पर आप मार्क करना कि ये सारे वर्ड्स ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ईटीसी, इस तरह के शब्द रहेंगे जो आपका रेकरिंग माने बार बार होने वाले घटना को बताता है। एक चीज समझना है कि ये सारे वर्ड्स से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसी वर्ड से पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिखा जाता है। मतलब इन सारे शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। बट अगर आपको समझ में आ रहा है कि इन सारे वर्ड्स के साथ-साथ कोई पास्ट हैबिट है, कोई पुराना मतलब आदत है किसी का, तो वैसे केस में पास्ट हैबिट है तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मतलब बताने के लिए ये बात बात याद रखिए कि पास्ट हैबिट को भी हम क्या करते हैं, ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग के साथ लिखते हैं। ठीक है? ऐसा ना बहुत बच्चे ये ऐसा पकड़ लेते हैं डेली होता है सर, एवरीडे होता है, एवरी मॉर्निंग होता है, तो ये तो बार-बार होने वाला घटना तो अभी भी होता होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी ये सारे एडवर्ब्स आ सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल से समझ लो, वो हमेशा यहाँ आता था, अब नहीं आता है, लेकिन पहले वो हमेशा यहाँ आता था। तो ये पास्ट की आदत है उसकी कि वो हमेशा यहाँ आता था। तो इसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे और क्या हो जाएगा सेंटेंस, ऑलवेज ही ऑलवेज केम हियर, केम हियर। अच्छा, दूसरा क्या है, राम ने कभी भी गलती नहीं की, अभी
कर सकता है, अभी की बात नहीं कर रहा, ये पास्ट की बात कर रहा, हो सकता है राम दुनिया में अब ना हो, ठीक है? पर कभी भी गलती न की या है भी तो ये पास्ट की बात बोला कि पास्ट में उसने कभी कोई गलती नहीं की, इसलिए हो सकता है अभी भी उसने गलती न की हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बोले पास्ट हैबिट की बात कर रहा है राम का, तो पास्ट हैबिट की बात हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, कभी भी के साथ, कभी भी नहीं के साथ, और कभी भी नहीं के लिए नेवर यूज़ होगा, तो राम नेवर मेड अ मिस्टेक, नेवर मेड अ मिस्टेक। अब देखिए एक्चुअली ये वाला बताने के पीछे मकसद यही है कि यहाँ पर बच्चे दो गलती करते हैं। एक तो क्या करते हैं, नेवर ऑलवेज को देख करके प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले लेते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज, नेवर या एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, ये सब के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो सकता है। अगला क्या है देखिए, सी नंबर में, वह रोज पढ़ता था। अब वो रोज पढ़ता था, डेली की बात है, तो डेली भी, डेली का जो रोज-रोज होने वाला बात, ये पास्ट में भी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ही स्टडीड स्टडीड डेली, ठीक है ना? ही स्टडीड डेली। ऐसा नहीं कि आप समझे कि यहाँ डेली लगा हुआ है सर, तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। डेली के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए पास्ट हैबिट की बात जहाँ चली, तो एक चीज़ है, पास्ट हैबिट को लिखने के लिए यूज़ होता है, वो है यूज्ड टू, तो इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? इसको ज़रूर बताएँगे। देखिए जब पास्ट हैबिट पे जोर दे कर के बोलना हो, एक एम्फेसिस पुट करना हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है वहाँ पर सिर्फ़ सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर यूज्ड टू को यूज़ करते हैं। देखिए यूज्ड टू, यूज्ड भी क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, लेकिन एक डिफरेंट वे है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पैटर्न है। जैसे कि हम लोग यहाँ बैठते थे नहीं, बैठा करते थे। हम लोग यहाँ बैठते थे, ये सिंपल हो गया। तो हो जाएगा कि वी सैट हियर। लेकिन हम लोग यहाँ बैठा करते थे, ये एक एम्फेसिस डाल रहा है, एक जोर दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज्ड टू यूज़ कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? वी यूज्ड टू सिट हियर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। वह फुटबॉल खेला करता था, तो क्या हो जाएगा? ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। क्लियर है? तो बच्चे, ये रहा कि याद रखने का, वो पास्ट एक्शन वाला जो बताएं उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और दूसरा जो है पास्ट हैबिट वाला। अगर पास्ट हैबिट की बात है, तो वो ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, एवरी टाइम, या फिर एवरी मॉर्निंग के साथ भी यूज हो सकता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं थर्ड यूज में। तो छात्रों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये तीसरा यूज समझते हैं। तीसरे यूज में क्या देख रहे हो, ये बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है इसको याद रखने के लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका स्पॉट द एरर सेक्शन में आता है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि यदि प्रेज़ेंट टाइम में कोई अनफुलफिल्ड विश क्या होता है? ऐसा कोई आपका इच्छा, ऐसा कोई आपका डिज़ायर जो पूरा ना हुआ हो, अनफुलफिल्ड माने पूरा नहीं हुआ, या कोई कंडीशन हो को बताना हो। अगर प्रेज़ेंट टाइम में कोई कंडीशन बताना हो, प्रेज़ेंट टाइम में आपको अनफुलफिल्ड कंडीशन, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा कंडीशन या ऐसा विश या ऐसा डिज़ायर जो आपका था, बट अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। ये विश आपका था पहले, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। वैसे विश को, वैसे कंडीशन को, वैसे डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होगा। दिक्कत वाली बात यहाँ पर यह है कि ऐसे बात को हम जब हिंदी में बोलते हैं तो प्रेजेंट में ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, जिसके वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, काश भारत पाकिस्तान को हरा देता। लगता है अगर कंस्ट्रक्शन देखोगे तो क्या लग रहा है, हिंदी का कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है। काश, काश मतलब क्या? मैं चाहता हूँ, आई विश, ठीक है ना? काश का मतलब क्या होता है? आई विश, मैं चाहता हूँ। आगे यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी दे सकते हैं, भारत पाकिस्तान को हरा देता। ये तो विश आपका पुराना है ना, पास्ट का विश है। तो ये चूंकि पास्ट का विश है, इसीलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंडिया इंडिया डिफीटेड
पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को हरा देता तो बस मजा ही आ जाए, ठीक है? और हराता ही है बार-बार। तो इस तरह से होगा। देखिए यहाँ डिफीटेड ये याद रखिए। तो जब भी आपको कोई भी विश, डिज़ायर या कंडीशन यदि वो अनफुलफिल्ड रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे विश को आप क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, जब आप बोल रहे हो काश भारत पाकिस्तान को हरा देता, मतलब हकीकत में क्या हुआ है? भारत ने पाकिस्तान को नहीं हराया है, वो हार गया है। इसलिए लेकिन आप चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को हरा देता। नेक्स्ट आप देखते हैं ये भी इस तरह का ही विश है, यदि मैं पीएम होता, यदि मैं पीएम होता तो मैं युद्ध की घोषणा कर देता। मतलब आप तो पीएम हैं नहीं भैया, आप कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम पीएम होते तो ऐसा कर देते। तो इसके लिए भी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। इफ आई वेयर पीएम, आई वेयर देखिए यहाँ आई के साथ वेयर यूज़ होता है क्योंकि ये काल्पनिक बात है, कल्पना है, आपकी कोरी कल्पना है, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ वेयर यूज़ होता है। इफ आई वेयर पीएम, आई डिक्लेयर्ड द वॉर। अगर मैं पीएम होता तो मैं युद्ध की घोषणा कर देता। ये देखिए क्या मैं युद्ध की घोषणा कर देता, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। अगेन अब ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में अनफुलफिल्ड कंडीशन, विश, डिज़ायर या कंडीशन हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। अब लास्ट एक 4 नंबर बता देते हैं। ये भी देखिए आपका इसका तो संकेत ही है इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम। कभी भी आप देख लो कि कहीं पर भी इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम लगा हो, जिसका मतलब है कि अब समय आ गया, ये आखिरी समय आ गया। अब कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, अब करना ही पड़ेगा। इस तरह का बात अगर कभी भी देख लेते हैं इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, तो आँख बंद करके अगला जो क्लॉज़ होगा, अगला जो बात होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। इसको याद कर लो, ये 100% सही है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं लगता है। जैसे कि देखो, अब समय आ गया कि आप पढ़ो, इसको आपको किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इट इज़ टाइम इट इज़ टाइम दैट यू स्टडीड। ये समय है कि तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, एरर कैसे देता है, इट इज़ टाइम दैट यू शुड स्टडी। इस तरह का देगा क्योंकि हम लोगों का जुबान में, हिंदी के जुबान में ऐसे ही सूट करता है। तो वही दे देता है और आपको लगेगा सही है, आप नो एरर कर दिया, गलत हो गया। ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इस तरह से यहाँ पर देख लो। अब समय आ गया है कि हम पुलिस को रिपोर्ट करें क्योंकि अब हम लोग बहुत सुन-सुन के बर्दाश्त कर के इतना दिन रहे, अब रहा नहीं जाता है। अब हम लोग पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस को रिपोर्ट करने वाली बात एक्चुअली क्या है? पास्ट की है, जिसको हम अब करना ही चाहते हैं। तो इस बात को हम लोग किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज़ हाई टाइम दैट वी रिपोर्टेड रिपोर्टेड द पुलिस। तो ये बहुत ही खतरनाक है और ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम किताबों में ये सब उल्लेख रहता है, इसलिए इसको समझ लीजिए, इस तरह का एरर ज़रूर देगा। समझ में आ रहा है? हायर लेवल में तो ज़रूर देगा। और इन सब चीज़ों का जो भी मैंने यूजेस आपको बताया, स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर के लिए अलग और यूजेस के लिए अलग प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है और इस प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप चैनल में जा कर के आप मीडिया में इसको सर्च कर सकते हो और क्या, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, सब कामयाबी मिल जाएगी।